नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और बुलेटिन में आपके लिए 3 बड़ी खबरें लेकर आई हूं। 3 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं वो आपको पहले बता दूं, फिर खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर है, आतंकियों की भारत में ड्रोन हमले की साजिश नाकाम हो गई है। ड्रोन हमले की बड़ी साजिश भारत में थी, कहां पर थी, क्या तैयारी थी, ये आपको बताऊंगी। आतंकी दानिश के फोन से इस तरह के हमले की साजिश का सुराग मिला है। किस तरह? ड्रोन के हमले की, और ड्रोन के हमले का सुराग जैसे हमास पैटर्न था उसी पैटर्न पर मिला है। और क्या जानकारी मिली है बताएंगे आपको। दूसरी खबर है, करीब 35 साल बाद कश्मीरी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की बहन रुबैया के किडनैपिंग केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों बाद ये गिरफ्तारी हुई है तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि उस शख्स को जिससे गिरफ्तारी हुई है उसे अब कोर्ट में पेश किया जाना है। और तीसरी खबर होगी पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में आज मंगलवार का दिन भारी पड़ने वाला है। इमरान खान से परिवार मुलाकात करने की डेडलाइन लेकर पहुंचा है। मुनीर सरकार ने आज मुलाकात कराने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कदम उठते नहीं दिख रहे हैं। अभी तक मुलाकात को लेकर हुक्मरानों की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, मुल्ला मुनीर की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, कोई तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज पाकिस्तान में बड़ा हंगामा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली धमाके की, क्योंकि दिल्ली धमाके की छानबीन में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली धमाके का ट्रिगर दबाने वाले आतंकी उमर के दोस्त दानिश ने ऐसा राज उगला है जो अगर परवान चढ़ जाता तो देश में बड़ी तबाही हो सकती थी। आतंक के कौन कौन से पैतरे देश को दहलाने की साजिश थी दानिश ने रची थी, बताते हैं आपको कि आखिर क्या तैयारी थी दानिश की और क्या प्लानिंग कर रखी थी उसने। उसके फोन से कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। ड्रोन हमले को लेकर तैयारी में थे आतंकी, साथ ही ड्रोन से 25 किलोमीटर तक हमले का प्लान था। रॉकेट लॉन्चर के जरिए भी हमले की तैयारी थी। फोन से मिली ड्रोन रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें, वो ड्रोन जिसका इस्तेमाल किया जाना था, वो रॉकेट लॉन्चर जिनसे फायर किया जाना था ड्रोन्स को। आतंकी दानिश ड्रोन बनाने में माहिर था और इसीलिए इसकी मदद ली जा रही थी। दानिश के फोन से ड्रोन बनाने के वीडियो भी मिले हैं कि आखिर ये ड्रोन तैयार किए या कैसे किए जाने थे और कितने हाईटेक ये ड्रोन थे। हमास पैटर्न ड्रोन की तस्वीरें भी मिली हैं। जिस तरह से हमास हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है, उसी पैटर्न पर दानिश ड्रोन बना रहा था। यहां तक कि उसकी ऐप में कुछ विदेशी नंबर भी मिले हैं और वो नंबर पाकिस्तान या फिर टर्की या किन देशों के हैं उसको लेकर छानबीन की जा रही है। अभी तक इसको लेकर ये नहीं बताया गया है कि आखिर ये नंबर कहां के हैं, लेकिन इसको लेकर आने वाले समय में जल्दी बड़ा खुलासा हो सकता है। दानिश के फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है अब ये भी आपको बता देती हूँ। एक तरफ दानिश ने कई राज उगले हैं, तो वहीं दूसरी ओर फोन से जानकारी मिली कि हमास पैटर्न पर हल्के ड्रोन बनाए जाने थे और रॉकेट लॉन्चर से ही उन ड्रोन्स को लॉन्च किया जाना था और उन ड्रोन से हमले किए जाने थे। अब सवाल यह है कि दानिश की मदद और कौन लोग कर रहे थे। दानिश जो कि ड्रोन बनाने में माहिर था, आखिर कैसे 25 किलोमीटर दूर तक हमले के लिए उन ड्रोन्स को तैयार कर रहा था। आखिर हमास पैटर्न के लिए उसकी कौन मदद कर रहा था, अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। क्या दिल्ली के अलावा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि प्रयागराज, अयोध्या, इन जगहों पर भी हमले की प्लानिंग थी, वाराणसी, क्या यहां पर भी ड्रोन से ही अटैक किए जाने थे? दानिश के फोन से कई राज खुले हैं। दानिश के फोन ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और दानिश अभी एक व्यक्ति है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी तो और नए पैटर्न्स का खुलासा हो सकता है। इन ड्रोन पैटर्न के अलावा और भी कई खुलासे हो सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि दानिश के साथ कुछ और लोग भी थे जो उसकी मदद करते थे और इसीलिए वो इस मदद के जरिए हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। बता दें आपको कि साजिश का खुलासा उसके फोन से हुआ है। फोन से हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे ये हमले की प्लानिंग कर रहा था और आखिर ये ड्रोन कैसे तैयार किए जाने थे। आतंकी दानिश की ड्रोन साजिश का खुलासा। हमास मॉड्यूल पर टेरर अटैक की फिराक में था दानिश। हवा से मौत बरसाना चाहता था आतंकी दानिश। ये तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 की है, जिस रोज हमास आतंकी ने अचानक इजराइल पर अटैक कर दिया था। यही वो हमला था जिसने मिडिल ईस्ट को युद्ध का मैदान बना दिया, जिसने फिलिस्तीन के 50,000 लोगों की तकदीर में मौत लिख दी।
लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमास के जिस आतंकी हमले ने मिडिल ईस्ट की तकदीर बिगाड़ दी, ठीक वैसा ही हमला दिल्ली आतंकी हमले की साजिश में गिरफ्तार आतंकी दानिश भी करना चाहता था और इसके लिए बकायदा पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी। क्रिएट करने की जो एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी थी उसका पर्दाफाश हुआ और यही कारण है कि उन विदेशी नंबरों को ट्रेस करने का काम साथ ही जांच एजेंसी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दानिश के मंसूबे जिस तरीके से उसके फोन बयां कर रहे हैं कि वो कैसे ड्रोन के जरिए हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, उसके लिए जो तमाम मटेरियल खरीदा गया वो फरीदाबाद दिल्ली के भगीरथ पैलेस से खरीदा गया। इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है वो गैदर करने की इनकी फिराक में थी। कई बार ये दिल्ली पहुंचे तो इन लोगों ने रैकी भी की। दिल्ली धमाके की जांच कर रही जांच एजेंसियों के पास आतंकी दानिश के फोन में कैद उस खतरनाक आतंकी साजिश के ब्लूप्रिंट लगे हैं, जिसमें दानिश के आतंकी मंसूबों का हर एक कच्चा चिट्ठा दर्ज है। हालांकि गुनाह छिपाने में माहिर दानिश ने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने फोन से वो तमाम राज मिटा दिए थे। लेकिन जैसे ही दानिश जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा, बाल का खाल निकालने में माहिर जांच एजेंसियों ने दानिश के फोन से डिलीट किए हिस्ट्री में दफन सारे राज बाहर निकाल दिए, जिसकी जांच में सामने आया कि दानिश हमास के पैटर्न पर ड्रोन हमला करना चाहता था। वो देश में हवा से मौत बरसाने की तैयारी कर रहा था। दानिश टेरर अटैक के लिए हल्के ड्रोन बनाने की फिराक में था। ड्रोन के साथ दिल्ली एनसीआर में रॉकेट लॉन्चर भी फायर करना चाहता था और उसके टारगेट पर दिल्ली एनसीआर के व्यस्त लोकेशन थे। सूत्रों के मुताबिक दानिश के फोन की डिलीट हिस्ट्री से दानिश के फोन से ऐसी दर्जनों ड्रोन की फोटोज मिली है जो हमास के पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरों से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, दानिश की डिलीट की गई फोन हिस्ट्री से ड्रोन बम बनाने वाली वीडियो भी मिली। वो एक ऐसा ड्रोन बनाने की कोशिश में था जो वजन से हल्का हो और तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सके। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ दो ड्रोन बनाने के वीडियो बल्कि कुछ ऐसे सस्पिशियस वीडियो भी जांच एजेंसी को मिल रहे हैं जिसमें रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन के अंदर किस तरीके से विस्फोटक को असेंबल किया जाए ये भी जानकारी उस वीडियो के जरिए दी जा रही थी। हालांकि जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में जब दानिश से इन वीडियो के आधार के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए ये वीडियो उसको दी जाती थी। हालांकि ये वही हैंडलर्स हैं जो विदेशी नंबर है जो लगातार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को मॉनिटर कर रहे थे और इनको डायरेक्शंस दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दानिश के फोन में वो डार्क वेब लिंक भी मिले हैं जिसमें ड्रोन को हथियार बनाने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मौजूद थी। लेकिन एजेंसियों का शक है कि दानिश सिर्फ एक मोहरा है। आतंकी हमले की साजिश रचने वाला असली मास्टरमाइंड कहीं और बैठा है। चौंकाने वाली बात यह है कि दानिश के फोन से दर्जनों ऐसे लोकेशन की रिकॉर्डिंग भी मिली जिसे दानिश टारगेट करना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक दानिश के डिजिटल हिस्ट्री से ड्रोन मॉड्यूल डिजाइन, विस्फोटक फिटिंग गाइड, डार्क वेब चैट, रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें मिली। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके का ट्रिगर दबाने वाला आतंकी उमर का करीबी दानिश ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट है। इसलिए उमर ने इसे अपने साथ आतंकी हमले की साजिश में शामिल किया था। हालांकि शातिर दानिश अंडरकवर था, लेकिन जैसे ही दिल्ली धमाके की जांच का सिरा जम्मू कश्मीर से जुड़ा, दानिश एक्सपोज हो गया। जिसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश के आतंकी मंसूबों की पोल खुलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, खबर कश्मीर से आपको बताते हैं क्योंकि 35 साल पुराने अपहरण केस में शफात अहमद शागलू को गिरफ्तार किया गया है। साल 1989 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया सईद को इसी ने यासीन मलिक के साथ मिलकर किडनैप किया था और यही घटना भारत में आतंकवाद के मजबूत होने की भी एक कारण मानी जाती है। रिपोर्ट देखने से पहले आपको यह जानकारी भी देनी होगी कि रुबैया सईद आखिर हैं कौन। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बहन है और 35 साल बाद रुबैया को इंसाफ मिला है। रुबैया सईद किडनैपिंग केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। फरार शफात अहमद शागलू को गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख रुपए का इनाम इस व्यक्ति पर घोषित था, लेकिन 35 साल बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। बैन JKLF पर साजिश का आरोप है। साथ ही बता दें आपको कि रुबैया की रिहाई के बदले 5 आतंकियों को छोड़ा गया था और अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि 35 साल बाद इस मामले में गिरफ्तारी करके क्या साबित करना चाहता है पुलिस प्रशासन। रिपोर्ट देखिए। तारीख 8 दिसंबर 1989, जगह श्रीनगर का लाल देद अस्पताल। तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद अस्पताल में मेडिकल इंटर्न थी। शाम के वक्त वो हॉस्पिटल से अपने घर लौट रही थी।
मिनी बस से घर जा रही थी। इसी दौरान नौगाम में उनके घर के पास 500 मीटर दूरी पर 4 लोगों ने उन्हें बंदूक की नोक पर गाड़ी से बाहर निकाला, एक मारुति कार में बिठाया, गायब हो गए। और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, यासिन मलिक था और उसके साथी थे। उन्हीं में से एक था सफात अहमद शुगलू, जिस पर 10 लाख का इनाम था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। अब उसे टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कोर्ट जम्मू में पेश किया जाएगा। अब एक बार फिर 35 साल पहले चलिए। किडनैपिंग के बाद आतंकियों ने शर्त रखी थी, वीपी सिंह की सरकार थी, 5 आतंकियों को छोड़ा गया। इस पूरे सौदे में 5 दिन का वक्त लगा था। होम मिनिस्टर की बेटी की किडनैपिंग की खबर से दिल्ली सरकार के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मच गया। कई बड़े अफसर दिल्ली से श्रीनगर रवाना हो गए। एक बिचौलिए के जरिए आतंकियों से बातचीत शुरू हुई थी। JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 5 आतंकियों की रिहाई पर राजी हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां घाटी के चप्पे चप्पे पर रुबैया की तलाश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ खाली थे। हालांकि उस समय भी इस किडनैपिंग पर सवाल उठे थे। अलगाववादी नेता हिलाल वार के अनुसार आतंकवाद की शुरुआत करने वाला ये रुबैया सईद अपहरण कांड एक ड्रामा था। इसके बाद कश्मीर के हालात बिगड़ते चले गए और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता गया कि वो सरकार को झुका सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते ही आगे बात उस खबर की करते हैं जिसको लेकर आज हंगामा संसद में एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल सरकार ने आदेश दिया है कि अब संचार साथी ऐप सबके फोन में पहले से ही इंस्टॉल किया मिलेगा, लेकिन विपक्ष ने इस पर मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ऐप तो आपके फोन में होगा ही, लेकिन वो आप चाहेंगे तो भी उसे डिलीट नहीं कर सकेंगे। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार जासूसी कराना चाहती है, विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है। और इसी को लेकर आज संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भीषण हंगामा देखने को मिला सदन के भीतर। ऐप के अनिवार्य होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने संचार साथी ऐप पर ही सवाल उठाए हैं। नियम निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही ये कहा है कि सरकार पर जासूसी का जुनून सवार है क्या, कि सरकार इससे लोगों की जासूसी करना चाहती है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज सदन के भीतर हंगामा किया है। और केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी नेता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल सरकार की मोबाइल में संचार साथी ऐप को लेकर जो नया नियम लागू किया गया है, उसमें क्या क्या है ये आपको बताते हैं। मोबाइल में आपके संचार साथी ऐप होगा, जिससे खोया हुआ फोन आपको तुरंत मिल जाएगा, ये सरकार का दावा है। फर्जी कॉल से आपको मुक्ति मिल जाएगी, पहचान की चोरी भी रुकेगी, डिजिटल अरेस्ट से आपका बचाव हो सकेगा, साइबर अपराधियों से भी आपका बचाव हो सकेगा। यानी सरकार कह रही है कि आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप पर कोई साइबर अटैक होता है, कोई आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, कोई आपके मेहनत के पैसे लूटने की कोशिश करता है, तो ये संचार साथी ऐप आपको बचाएगा। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत में मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब देश में बनने वाले या विदेश से आने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होगा। इस आदेश को सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को और आयातकों को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है। अब इसी पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि बिग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता। दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। एक प्रीलोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने की एक मनहूस मशीन है। ये प्रत्येक नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और निर्णय पर नजर रखने का एक साधन है। ये भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का हिस्सा है। इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। हम इस निर्देश को अस्वीकार करते हैं और इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। संचार साथी ऐप मोबाइल यूजर को सुरक्षा मुहैया करवाता है। फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग और ब्लॉकिंग इसी ऐप से कुछ ही मिनटों में की जा सकती है। इसके अलावा ये ऐप फर्जी लिंक, स्पैम कॉल, संदिग्ध संदेश और मोबाइल पर जारी कनेक्शनों की निगरानी में भी मदद करता है। ऐप की खास बात यह है कि अब यूजर को IMEI नंबर याद रखने जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जिस ढंग से साइबर फ्रॉड हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए कोई पुलिस बनकर, कोई कुछ करके, कोई एक OTP मांग करके जनता को
मूर्ख बनाता है। बाद में पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर नहीं है, IMEI टूटा हुआ है, मोबाइल 10 साल पहले से अबंडन है, व्हाट्सएप चल रहा था। इस तरह के साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे और एक तरह से साइबर क्राइम बंद हो जाएगा। विपक्ष को ऐतराज है तो विपक्ष को कोई अच्छे सजेशन के साथ आना चाहिए। अगर हमारी प्राइवेसी का हनन होगा, विपक्ष बताए ना कि इससे अच्छा क्या सोल्यूशन है। हम लोग ओपन है, आइए डिस्कस कीजिए लोकसभा में। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार की ये अच्छी पहल है, विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, सरकार का बनाया ऐप डिलीट नहीं कर सकते, सरकार इसी का सहारा लेकर हर आदमी पर निगरानी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात पाकिस्तान की करते हैं क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान के लिए भारी हो सकता है। पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों ने मोर्चा खोल रखा है। अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में एक बार फिर इमरान खान के समर्थक उतरे और हल्ला बोल रहे हैं। इमरान खान की रिहाई को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान समर्थक इकट्ठे हो रहे हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल में PTI समर्थक उसके बाहर खड़े हुए हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं कि इमरान खान से मिलने दिया जाए। रावलपिंडी की अदियाला जेल जाएंगे 6 वकील, इसको लेकर नाम भी दे दिए गए हैं। दोपहर 2 बजे इमरान से मुलाकात संभव है। 4 नवंबर से इमरान से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया, इसको लेकर अनहोनी का डर बना हुआ है। जेल में इमरान से मुलाकात पर रोक लगाई गई है। रोक से परिवार और समर्थकों की चिंता बढ़ गई है। परिवार तो यहां तक दावा कर रहा है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाया गया है। इमरान खान को खाने पीने भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आशंका तो यह तक जताई जा रही है कि इमरान खान जीवित हैं या नहीं, और इसी को लेकर हंगामा पाकिस्तान में मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। PTI का हल्ला बोल, पाकिस्तान डामाडोल। सड़कों पर PTI के समर्थक, धारा 144 लागू। इमरान से डरा मुनीर, शहबाज मजबूर। PTI का आज अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। इमरान के समर्थक सड़कों पर हैं और इमरान की सेहत को लेकर मुनीर और शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल इमरान खान को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिंदा हैं या मार दिया गया है, किसी को नहीं मालूम है, और इसलिए इमरान समर्थकों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। एक तरफ PTI समर्थकों का प्रदर्शन है तो वहीं इमरान खान को लेकर अब शहबाज मुनीर में भी तलवारें खींच गई हैं। शहबाज और मुनीर कैसे आमने सामने हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अडियाला जेल की ये तस्वीर देख लीजिए जहां इमरान के समर्थक अब भी डटे हुए हैं। एक तरफ इमरान के समर्थक हैं तो वहीं दूसरी तरफ इमरान की बहन ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को इमरान खान की बहन हजारों समर्थकों के साथ अडियाला जेल पहुंचने की खुली धमकी दे चुकी है। जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते, ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी कर रहे हैं। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर इमरान के समर्थक सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। जब से इमरान खान की मौत का दावा किया गया है, तब से शहबाज और मुनीर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान की बहन और समर्थकों के ऐलान ने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है। मानवाधिकार आयोग भी पाकिस्तान सरकार से सवाल कर चुका है, जिसके बाद शहबाज और मुनीर चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। जो जेल की मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि आप कानूनी मशावरत करें। जेल की मुलाकात होती है कि जो सूबा आपके जेर इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें।
जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं थपकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि शहदा की तस्दीक की जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के सरबराहान, इस कौम के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए। और जेल की मुलाकात का एक जेल मैनुअल मौजूद है, देयर इज नो अदर वे। आप गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। अब शहबाज सरकार इमरान को लेकर जो भी दलीलें दे, लेकिन अब पीटीआई के लिए इंतहा हो गई है। अब इमरान के समर्थकों का सब्र का बांध टूट चुका है। लेकिन पीटीआई के हल्ला बोल से सरकार इतनी डर गई है कि रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। सिर्फ रावलपिंडी में ही नहीं, इस्लामाबाद के कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। सड़कों पर भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक ढाका। तो पाकिस्तान में इमरान समर्थकों को इमरान खान से मिलने से रोका जा रहा है। उन पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान खान के समर्थकों से डर गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। ऐसा इसलिए क्योंकि सभाएं, जलसे, धरना, रैलियां, जुलूस, प्रदर्शन, सब पे रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। हथियार, कीले, लदे हुए डंडे, गुलेल, पेट्रोल बम भी कोई लेके नहीं जा सकता है। साथ ही किसी तरह के हथियारों का कोई प्रदर्शन पाकिस्तान में फिलहाल नहीं हो सकता है। और आपत्तिजनक या घृणास्पद भाषण भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं पर भी कोई भाषण नहीं दे सकता, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। प्रतिबंध तो यहां तक है कि आप गाड़ी की बैक सीट पर किसी को आप बैठा भी नहीं सकते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी की बैक सीट खाली रहनी चाहिए। और लाउड स्पीकर का उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। ये तमाम तरह के प्रतिबंध पीटीआई समर्थकों पर लगाए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, आसिम मुनीर के प्रमोशन पर पेच फंस गया है। अभी तक सीडीएफ का लेटर जारी नहीं हुआ है। लाहौर में नवाज और शहबाज शरीफ मिले जरूर हैं, लंदन से वापस लौट चुके हैं और पाक पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ। लंदन से लौटते ही उन्होंने मुलाकात जरूर की, लेकिन अभी तक सीडीएफ को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में मुल्ला मुनीर के प्रमोशन पर पेच फंसा हुआ है। और मुल्ला मुनीर से शहबाज शरीफ की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। नवाज शरीफ के आने के बाद क्या अब नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नवाज शरीफ के आने के बाद शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तक सीडीएफ को लेकर कोई भी लेटर नहीं जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर इससे अलग आपको बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप तस्करी कांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने आलोक को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। सरेंडर की फिराक में था आरोपी आलोक सिंह, लेकिन उससे पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में प्रतिबंधित सिरप मामले में आलोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये है वो शख्स जो प्रतिबंधित सिरप की तस्करी कर रहा था और उसी मामले में आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आलोक सिंह जिसे अरेस्ट किया गया है, माना जा रहा है कि ये शख्स सरेंडर करने की तैयारी में था, उससे पहले अरेस्टिंग हुई है। 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो प्रतिबंधित कॉफ सिरप है जो कि उत्तर प्रदेश में बिक्री पर बैन है। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पिछले दिनों कॉफ सिरप से हुए नुकसान की वजह से देश भर में इस कॉफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति उसकी तस्करी कर रहा था, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। राघवेंद्र इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानलेवा कफ सिरप के धंधे में इस व्यक्ति का नाम था। यह एसटीएफ का भगोड़ा था, यह एसटीएफ का एक सिपाही था जो पहले ही एसटीएफ छोड़ चुका है और इस अजीब तरह की गतिविधि में लगा हुआ है। लगातार यह लोगों की जान लेने वाले इस पूरे कारोबार का खेल कर रहा था, काला खेल कर रहा था, जिसमें इसका नाम आया है। कहीं न कहीं एसटीएफ अपने पूर्व सिपाही के पीछे पड़ी हुई थी, लगी हुई थी। लेकिन ये जो आलोक सिंह है, ये खुद फिराक में था कि ये किसी ऐसे रास्ते को अपनाए कि ज़्यादा इसको दिक्कत ना हो और ये सरेंडर के रास्ते ये कहीं न कहीं अपने आप को बचा ले। लेकिन पुलिस सतर्क थी, एसटीएफ सतर्क थी और इसको कहीं न कहीं लखनऊ में ही धर दबोचा
गया। कहा जा रहा है कि इस पूरे गिरोह में यानी कफ सिरप का जो ये धंधा था, ये जहरीला, ये जानलेवा जो कफ सिरप था, इसमें जिन लोगों का हाथ खुल करके सामने आया है, जिनका चेहरा खुल करके सामने आया है, उसका आलोक। ठीक है, धन्यवाद आपका राघवेंद्र इस जानकारी के लिए। और इस मामले में अभी एक की गिरफ्तारी हुई है, इससे पूछताछ के बाद और भी कई जानकारियां मिल सकती हैं।